अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 जो है उसे मुकम्मल तौर पर सॉल्व करेंगे। लेकिन इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को एक वॉलपेपर नज़र आ रहा होगा जिसमें तमाम क्वेश्चंस की टाइमिंग जो है आप लोगों को नज़र आ रही है। लेकिन मैं प्रेफर ये करूँगा किसी भी क्वेश्चन या क्वेश्चन के पार्ट तक पहुँचने के लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड मौजूद है, उनकी मदद से आप अपने क्वेश्चन तक पहुँचिए। ठीक है, बाकी एक्सरसाइज की तरफ दोबारा आएँ तो पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। तो इसमें बोला जा रहा है फाइंड, मालूम करिए द ऑर्डर ऑफ आ फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, फॉलोइंग का मतलब क्या होता है, दर्ज झैल। ठीक है, ये जो डेटा दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि फाइंड, मालूम करिए, क्या चीज़ मालूम करिए, ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस, दर्ज झैल दिए गए मैट्रिसेस के ऑर्डर जो है आपने मालूम करने हैं। अब यानी कि ये मैट्रिक्स ए है, बी है, सी है, डी है, ई एफ जी एच, तो ये मैट्रिसेस हैं, इनके ऑर्डर आपने बताने हैं। लेकिन उससे पहले, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ऑब्वियसली बात, आप लोगों के माइंड में दो क्वेश्चन आने चाहिए कि सर सबसे पहले तो बताइए मैट्रिसेस क्या होता है, और दूसरा सवाल आप लोगों के माइंड में आना चाहिए कि सर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो किसे कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से पहले इन दो चीज़ों पे बात कर लेते हैं, और जब आपको समझ में आ जाएगा मैट्रिक्स किसे कहते हैं और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो फिर आके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जाके समझते हैं मैट्रिसेस किसे कहा जाता है। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन जो है आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। एक से ज़्यादा जब मैट्रिक्स होते हैं उन्हें मैट्रिसेस कहा जाता है। ठीक है, प्लूरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स मैट्रिसेस कहलाती है। ठीक है, तो मैट्रिक्स किसे कहा जाता है पढ़ लेते हैं। अ मैट्रिक्स इज एन एरे ऑफ नंबर। एक मैट्रिक्स जो होता है वो एरे ऑफ नंबर होता है। ठीक है, यानी एरे ऑफ नंबर्स को मैट्रिक्स कहा जाता है। अब एरे ऑफ नंबर्स क्या होता है, सवाल ये पैदा होता है। तो देखिए, एरे का मतलब होता है अरेंजमेंट। मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ अरेंजमेंट लिख दिया। वीक बच्चे जो हैं वो अरेंजमेंट किसे कहा जाता है, तरतीब। ठीक है, नंबर्स की तरतीब, एरे ऑफ नंबर, नंबर्स की एक तरतीब। जैसे इधर एक तरतीब लिखी गई है, या मिसाल के तौर पे समझाऊं, जैसे कुछ नंबर्स लिखे हों अगर कहीं पे 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अब इन नंबर्स को मैं एक ख़ास तरतीब से लिखूंगा। ठीक है, और पहले मैं लिखता हूं, जैसे मैं अगर यहाँ पे लिख दूं 0, यहाँ पे लिख दूं 1, यहाँ पे लिख दूं बराबर फासले पे 2, फिर उतना ही फासले पे आगे अंदाजन 3। ठीक है, जैसे 4 ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, फिर 4 जो है इसके नीचे लिख लेता हूँ, जैसे यहाँ पे 4 आ गया, 1 के नीचे 5, 2 के नीचे 6 और 3 के नीचे 7। ठीक है, तो मैंने इन नंबर्स को इस तरह की तरतीब से लिखा कि इनके दरमियान हॉरिजेंटली भी आपस में बराबर फासले हैं। ठीक है, और इनके दरमियान अगर वर्टिकली देखें तो भी इनके दरमियान बराबर फासला है। ठीक है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल किसे कहा जाता है, वीक बच्चों को शायद ना पता हो। किसी भी चीज़ को जब ऐसे देखा जाता है तो मैं देख रहा होता हूँ कि वो, यानी इस तरह की देखने को बोला जाता है वर्टिकल, या इस तरह की लाइन को वर्टिकल बोला जाता है, और इस तरह की लाइन को हॉरिजेंटल बोला जाता है। ठीक है, जैसे मैं अगर इन सारे नंबर्स में बात करूं हॉरिजेंटल नंबर्स कौन से हैं, तो मैं कहूँगा ये वाले नंबर्स जो हैं हॉरिजेंटल हैं। ठीक है, मैं कहूँगा वर्टिकल नंबर कौन से हैं, मैं कहूँगा ये जो है ये सारे वर्टिकल नंबर हैं। यानी इस तरह से हॉरिजेंटल, इस तरह से वर्टिकल। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ भी पता चल गई होगी। बाकी अब बात कर रहे थे हम एरे ऑफ नंबर पे। तो देखिए, एरे ऑफ नंबर को तरतीब से लिखना। किस तरतीब से लिखना कि उसके दरमियान ऐसे जो अभी बताया था फासले जो हैं वो इक्वली हों, बराबर हों, अंदाजन। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन में आगे क्या लिखो, इट इज़ इनक्लोज्ड। इनक्लोज्ड का मतलब क्या होता है, बंद कर देना। और इन्हें बंद कर दिया जाता है इन नंबर्स को किससे, स्क्वायर ब्रैकेट से। स्क्वायर ब्रैकेट्स कौन से होते हैं, ये जो इस तरह के ब्रैकेट्स होते हैं उन्हें स्क्वायर ब्रैकेट्स बोलते हैं। बॉक्स ब्रैकेट्स भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो नंबर्स को एक खास तरतीब से लिखा। ठीक है, जिसे एरे ऑफ नंबर्स कहा जाता है, और उसके बाद इन्हें स्क्वायर ब्रैकेट से बंद कर दिया। ठीक है, और फिर इनका कोई नाम रख दिया पहचान के लिए। यानी इसको तो मैट्रिक्स कहा जाता है, लेकिन हर मैट्रिक्स का एक नाम रखा जाता है। कोई भी रख दो, ABCD के अंदर से अल्फ़ाबेट्स, तो जैसे इसका नाम मैं C रख देता हूँ। ठीक है, तो अब ये पूरा जो है मेरे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, क्यों मैट्रिक्स है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग में मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि एरे ऑफ नंबर्स, तो नंबर्स को मैंने खास तरतीब से लिखा हुआ है इसमें, और फिर उसके बाद इनको स्क्वायर ब्रैकेट से बंद कर दो, तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट से भी बंद कर दिया, और फिर उसका नाम भी रखना होता है। ये चीज़ यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। तो नंबर्स को एक खास तरतीब से लिखा और उसका एक नाम रख दिया, तो उसे बोला जाता है मैट्रिक्स। तो इस चैप्टर में आपको जितने भी इस तरह यानी कि ब्रैकेट्स के अंदर नंबर्स नज़र आएंगे वो सारे मैट्रिक्स हैं। क्वेश्चन की तरफ चलें तो जैसे अब आपको जितने भी क्वेश्चन नज़र आ रहे होंगे, तो आप देखिए एक ख़ास तरतीब से लिखा हुआ है, इनके दरमियान जो फासले हैं ऊपर नीचे वो बराबर हैं। तो
सबसे आसान अगर डेफिनेशन बताऊं तो इस तरह की शक्ल आपको कहीं भी ब्रैकेट्स के अंदर नंबर्स लिखे हों तो उन्हें मैट्रिक्स बोला जाता है और हर मैट्रिक्स का एक नाम होता है, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स की बात की जाती है तो उसे बोला जाता है, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, ये समझ लिया आपने। एक मैट्रिक्स की बात की जाती है, जैसे इधर लिखा हुआ है तो उसे मैट्रिक्स बोला जाता है, लेकिन जब एक से ज़्यादा मैट्रिक्स कहीं पर मौजूद हैं तो उन्हें मैट्रिसेस बोला जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में मैट्रिसेस का वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि हमें इन सारों के ऑर्डर बताने हैं, तो इसलिए काफ़ी सारे हैं मैट्रिक्स, इसलिए इन मैट्रिसेस का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, प्लूरल फॉर्म होती है। तो बहरहाल मैट्रिक्स आपने समझ लिया। सेकंड चीज़ आपने समझती थी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, वो किसे कहा जाता है, तो वो भी नीचे डेफिनेशन के तौर पे मौजूद है, यहाँ पर ये आ गया, तो इसके भी पढ़ लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसे कहा जाता है। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तो अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के अंदर रोज और कॉलम का वर्ड आ गया, तो आप लोगों को पहले ये पता होना चाहिए, तो पहले रोज और कॉलम के ऊपर बात कर लेते हैं, उसके बाद ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम पढ़ेंगे। तो रोज की बात करूँ कि रोज किसे कहा जाता है, तो इन मैट्रिक्स के अंदर ऑल द एंट्रीज। अब एक और सवाल पैदा होता है कि सर एंट्रीज़ जो है वो किसे कहा जाता है, तो देखिए मैट्रिक्स के अंदर जो भी नंबर्स होते हैं, ठीक है, उन्हें एंट्रीज़ बोला जाता है, ठीक है, या मैट्रिक्स के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें एंट्रीज़ बोला जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं मैट्रिक्स ए के अंदर कितनी एंट्रीज़ हैं, तो आप कितने नंबर हैं ये बात पूछी जा रही है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसकी 9 एंट्रीज़ हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं ऊपर बात करूं, जैसे इसके अंदर कितनी एंट्रीज़ हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो इधर जो है वो 6 एंट्रीज़ हैं। तो मैट्रिक्स के अंदर जितने नंबर्स होते हैं उन्हें एंट्रीज़ कहा जाता है, ठीक है। तो डेफिनेशन में क्या बोला जा रहा है, इन मैट्रिक्स के अंदर ऑल द एंट्रीज़, तमाम एंट्रीज़ को प्रेजेंटेड दिखाया जाए, ठीक है, इन हॉरिजेंटल वे, हॉरिजेंटल शक्ल के अंदर, ठीक है, तो उसे बोला जाता है रो ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। यानी कि जैसे एक मैट्रिक्स है, इसको अगर, यानी इसको मिटा लेता हूँ पहले, ठीक है, यानी ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और इस मैट्रिक्स के अंदर ये सारी 9 एंट्रीज़ हैं। इन 9 एंट्रीज़ को अगर हॉरिजेंटल वे से दिखाया जाए तो कितनी बनेंगी, जैसे हॉरिजेंटल वे से दिखाया जाए तो हॉरिजेंटल किसे कहा जाता है, ऐसी लाइन को हॉरिजेंटल कहा जाता है। तो हॉरिजेंटल वे से दिखाया जाए तो 1 2 3, तो 3 यानी कि हॉरिजेंटल वे से अगर इन्हें जाहिर किया जाए इन 9 एंट्रीज़ को, तो कितनी लाइन बनेगी, 3 लाइन बनेगी। इन्हें बोला जाता है रोज़, ठीक है। जैसे आई होप समझ गए होंगे, जैसे ये एक मिसाल के तौर पे ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हॉरिजेंटल वे से अगर दिखाया जाए इसके तमाम एंट्रीज़ को, तो कितनी लाइन बन सकती हैं, 2। तो ऐसे बनने वाली लाइंस जो हैं उन्हें रोज़ कहा जाता है, आप ये भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप समझ में आ रही होगी। दोबारा से लास्ट टाइम बता देता हूँ, बात वही है, या ऊपर क्वेश्चन में जाता हूँ, क्वेश्चन में जाके बताता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इनको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए के अंदर 4 एंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो 4 एंट्रीज़ को अगर हॉरिजेंटल वे से दिखाया जाए तो कैसे दिखाएंगे आप, ऐसे दिखाएंगे, तो कितनी लाइन बनी, 2 लाइन बनी, ठीक है। तो इट्स मीन मैट्रिक्स ए के अंदर 2 रोज़ हैं। इसी तरह मैट्रिक्स किसकी बात करें, डी की बात कर लेते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स डी के अंदर कितनी एंट्रीज़ हैं, 3 एंट्रीज़ हैं, ठीक है। अगर इनको हॉरिजेंटली वे से रिप्रेजेंट किया जाए या दिखाना हो तो किस तरह दिखाएंगे, 1 2 3, तो कितनी हॉरिजेंटल लाइन बनती हैं किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, उन्हें रो कहा जाता है, ठीक है। जैसे आई होप समझ में आ गया होगा, इसमें 3 रो हैं, इसमें भी 3 रो हैं, इसमें जो है वो 2 रो हैं, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम हमें ये लिखा हुआ ना नज़र आए, और नीचे चलते हैं। तो रो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया, इसके अंदर जो है वो 3 रो हैं, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। इसी तरह कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स के अंदर क्या होता है कि इन मैट्रिक्स के अंदर ऑल द एंट्रीज, जितनी भी एंट्रीज होती हैं प्रेजेंटेड, अगर उन्हें दिखाया जाए किस में, वर्टिकल वे में, ठीक है, तो उन्हें बोला जाता है, वर्टिकल वे में जो दिखाना होता है उसे बोला जाता है कॉलम। जैसे ये एक मैट्रिक्स है, इधर कितने कॉलम बन सकते हैं, वर्टिकल लाइन ऐसे होती है, अभी बताया था ऊपर, तो 1 2 3, तो इसमें कितने कॉलम हुए, इसमें 3 कॉलम हुए, ठीक है। तो हॉरिजेंटल भी समझ में आ गया, वर्टिकल भी समझ में आ गया, ठीक है। अगर क्वेश्चन में इसको भी मैं डिस्कस करूं थोड़ा सा आप लोगों की आसानी के लिए, इधर मैट्रिक्स ए में कितने कॉलम है, 1 2, ठीक है। तो जितनी वर्टिकल लाइन बनेगी हॉरिजेंटल लाइन की तरह, उतने उसको बोला जाता है। जैसे डी के अंदर कितने कॉलम है, सिर्फ एक लाइन बन रही है, तो इधर 1 कॉलम है, ठीक है। मैट्रिक्स ई के अंदर जो है कितने कॉलम है, तो यहाँ पे आप देखिए तो 1 और 2, तो हॉरिजेंटल
वे से जो रिप्रेजेंट किया जाता है उसे रो कहा जाता है, और जो वर्टिकल वे से रिप्रेजेंट किया जाता है उसे कॉलम कहा जाता है। बस मुख्तसर ये याद रखिएगा, बाकी क्वेश्चंस करेंगे तो आपकी उसमें प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पे, कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो किसे कहा जाता है। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है, कि रोज और कॉलम्स की तादाद जो है उसे बोला जाता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। यही चीज़ लिखी हुई इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करूँ तो द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम डेट मैट्रिक्स है, यानी कि जो मैट्रिक्स, यानी कोई भी मैट्रिक्स जो है कितनी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स रखता है उसे उसका ऑर्डर कहा जाता है। जैसे ये नंबर का मतलब यहाँ पे क्या होगा, तादाद होगा, ठीक है। अब मैट्रिक्स ए के अंदर कितने कॉलम्स हैं और कितनी रोज हैं, ठीक है। अगर मैं ये आपसे पूछूं तो बेसिकली मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उसका ऑर्डर क्या है, ठीक है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं और कितने कॉलम हैं। तो जैसे इसके अंदर रोज की बात करें तो 2 रोज हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिख लो। और कॉलम की बात करें तो 1 2 3 कॉलम है, तो यहाँ पे 3 कॉलम हो गया। तो रोज कॉलम का तो पता चल गया तादाद कितनी है, लेकिन इन तादाद को लिखने का एक तरीका होता है ख़ास, ठीक है। जैसे क्या तरीका होता है, पहले सबसे पहले आप रोज़ लिखते हैं, रोज़ की तादाद, उसके बाद डैश डालते हैं, फिर बाय लिखते हैं, उसके बाद कॉलम्स की तादाद लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये एक ऑफिशियल वे होता है किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने का। तो जैसे आपने रोज़ की तादाद लिखी तो पहले 2 लिख दिया, ठीक है। जैसे मैं अब आपको इसकी लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर कितनी रोज़ है कितनी कॉलम्स हैं, तो या फिर इसको कह लो कि इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा 3/3, ठीक है। तो ये इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। बाकी क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे तो उसके अंदर भी यही क्वेश्चन है, तो सही तरीका आपको वहाँ नज़र आएगा, लेकिन यहाँ पे बस ये चीज़ याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले रोज़ लिखी जाती हैं, ठीक है, फिर बाय डैश डाल के बाय लिखा जाता है, फिर डैश डाल के कॉलम्स लिखे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1। अब आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। फाइंड का मतलब होता है मालूम करना। क्या मालूम करना है, मैट्रिसेस यानी दर्ज झैल मैट्रिसेस का ऑर्डर जो है आपने ये मालूम करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर मालूम करते हैं। तो इसके लिए नीचे मैंने मैट्रिक्स ए जो है लिख रखा है पहले से, ताकि टाइम बचे। अब इसका ऑर्डर जो है कैसे मालूम होगा, 3 स्टेप्स की मदद से जो है ऑर्डर आप किसी भी मैट्रिक्स का मालूम कर सकते हैं। पहला स्टेप क्या, कि आपको ये पता होना चाहिए नंबर ऑफ़ रोज़, के रोज़ की तादाद जो है वो मैट्रिक्स में कितनी है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं रोज़। और दूसरे नंबर पे आपको पता होना चाहिए कि उस मैट्रिक्स में कॉलम्स की तादाद कितनी है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कॉलम्स। और तीसरे नंबर पे आप लोगों को तरीका आना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को कैसे लिखा जाता है। जैसे सबसे पहले एक नंबर लिखा जाता है, यानी सबसे पहले रोज़ लिखी जाती है, उसके बाद डैश डाल के बाय लिखा जाता है, और उसके बाद डैश डाल के कॉलम्स की तादाद लिखी जाती है, ठीक है। ये 3 स्टेप्स होते हैं। जैसे अगर इसको फिल करें तो नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है मैट्रिक्स ए की, तो इधर 2 हॉरिजेंटल लाइन डल रही हैं, तो इट्स मीन के नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं या रोज़ की तादाद जो है वो है हमारे पास 2, ठीक है। उसके बाद कॉलम्स की तादाद देखनी होती है, तो वर्टिकल लाइंस जो हैं वो भी 2 ही बन रही हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी कॉलम्स की तादाद भी 2 लिख दोगे। उसके बाद पैटर्न के मुताबिक पहले नंबर ऑफ़ रोज़ लिखा जाता है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और फिर नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिखा जाता है तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। तो ये आपका यानी ऑर्डर आ जाएगा। तो रफली मैंने एक स्टेप्स के तरीके से बता दिया, बाकी स्टेटमेंट की सूरत में आप इसे मेंशन कर दीजिएगा। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, पहले जो है रोज़ की तादाद लिखी जाती है, और फिर जो है कॉलम्स की तादाद लिखी जाती है। अगर आप पहले कॉलम्स की लिख देंगे और फिर रोज़ की लिखेंगे तो इससे क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। तो इसका चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर समझ गए अब आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दीजिए। स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स ए हैज़ 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स, सो इट्स ऑर्डर इज़ 2/2। मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर आप उसे पढ़ के समझ लीजिएगा। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी, जिसमें वही चीज़ जो यहाँ पे रफली बताई थी कि मैट्रिक्स ए हैज़ 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स, सो इट्स ऑर्डर इज़ 2/2। तो बेसिकली आपको ऑर्डर मालूम करना था, तो ये इसका 2/2 ऑर्डर है, ठीक है। इसके बाद ये जो है मिटा दीजिएगा, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, आप लोगों को समझाने के लिए। तो क्वेश्चन जो है बेसिकली इस एक स्टेटमेंट लिखने से ही आप बता पाओगे कि ऑर्डर जो है मैट्रिक्स ए का क्या है, ठीक है। तो इसी तरह ए का मालूम कर लिया, इसी तरह हम बी मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर मालूम कर लेते हैं।
तो मैट्रिक्स बी का ऑर्डर मालूम करने के लिए जो है सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को रोज़ की तादाद मालूम करनी है, उसके बाद आपको कॉलम्स की तादाद मालूम करनी है, उसके बाद आपको मेथड आना चाहिए ऑर्डर में लिखने का। ठीक है, तो रोज़ की तादाद कितनी है, इसमें भी दो हॉरिजेंटल लाइन बनती हैं, तो रोज़ की तादाद जो है इधर 2 है, और कॉलम्स की तादाद कितनी है, तो वर्टिकल लाइन कितनी बन रही है, इसमें 2 बन रही हैं, तो कॉलम्स की तादाद भी इधर 2 है। तो ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, सबसे पहले रोज़ की तादाद लिखते हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और फिर कॉलम्स की तादाद लिखते हैं यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स आ गया। तो ये रफली हो गया। इसको अगर प्रॉपर स्टेटमेंट की सूरत में लिखें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मैट्रिक्स बी हैज़ 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स। मैट्रिक्स बी जो है वो 2 रोज़ रखता है और 2 कॉलम्स रखता है, सो लिहाजा इट्स ऑर्डर इज़ 2/2। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों का सेकंड जो है वो बी जो है वो भी सॉल्व हो गया, इसे आप मिटा दीजिएगा। तो इसके बाद सी की तरफ चलते हैं। तो ये आ गया सी मैट्रिक्स। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सी मैट्रिक्स का ऑर्डर मालूम करने के लिए सबसे पहले रोज़ की तादाद आप लोगों को पता होना चाहिए, और उसके बाद कॉलम्स की तादाद आप लोगों को पता होना चाहिए, उसके बाद जो है आपको मेथड आना चाहिए कि किस तरह से आप लिखोगे। तो रोज़ की तादाद देखें तो इधर एक हॉरिजेंटल लाइन बनती है, तो इधर रोज़ की तादाद 1 आ जाएगी। कॉलम्स की देखें तो 2 वर्टिकल लाइंस बनती हैं। ठीक है, तो इधर कॉलम्स की तादाद 2 आ जाएगी, और पैटर्न क्या होगा, 1 पहले रोज़ की तादाद लिखते हैं और फिर कॉलम की, तो 1/2 ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको स्टेटमेंट की सूरत में कैसे लिखेंगे, स्टेटमेंट की सूरत में ऐसे लिखेंगे, मैट्रिक्स सी हैज़ 1 रो, यानी मैट्रिक्स सी जो है 1 रो रखता है और 2 कॉलम्स रखता है, सो लिहाजा इट्स ऑर्डर, इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सी मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर भी आपने मालूम कर लिया, और इसको यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास डी मैट्रिक्स है। तो इसको कैसे मालूम करेंगे, इसको मालूम करने के लिए अगेन सबसे पहले रोज़ पता होना चाहिए आप लोगों को, उसके बाद कॉलम्स की तादाद पता होना चाहिए आप लोगों को, उसके बाद यहाँ पे पैटर्न आना चाहिए आप लोगों को कि क्या होता है। ठीक है, तो रोज़ की तादाद देखें तो 1 2 3 हॉरिजेंटल लाइन बन सकती हैं इसमें, तो 3 जो है वो रोज़ की तादाद हो गई, और एक वर्टिकल लाइन बन रही है, इसके अलावा तो नहीं बन रही ना, तो कॉलम की तादाद इधर कितनी हो गई, 1। तो पहले रोज़ 3 हैं, तो 3/1 जो है इसका ऑर्डर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स डी जो है हैज़ 3 रोज़ रखता है और एक कॉलम रखता है। ठीक है, सो इट्स ऑर्डर इज़ 3/1। इसका ऑर्डर जो है वो कितना हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ गलती से रोज़ लिखा गया, यहाँ पे सिर्फ रो आएगा, और यहाँ पे सॉरी इधर तो रोज़ आएगा, इधर जो है कॉलम की जगह सॉरी एक कॉलम है, क्योंकि प्लूरल फॉर्म नहीं है तो सिर्फ कॉलम आएगा, कॉलम्स नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से डी भी हो गया। डी के बाद जो है आगे अगर चलें तो ई की तरफ, तो ई मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है कैसे मालूम करेंगे, तो वो मालूम करने के लिए सबसे पहले रोज़ पता होना चाहिए, तो यहाँ पे रोज़ लिखा, उसके बाद कॉलम्स की तादाद पता होना चाहिए, तो ये कॉलम्स लिख लिया, उसके बाद पैटर्न पता होना चाहिए, कैसे लिखेंगे तो वो लिख लिया। तो इधर 3 हॉरिजेंटल लाइन बन सकती हैं, तो इधर रोज़ के सामने 3 लिख सकते हैं हम लोग, और 2 वर्टिकल लाइन बनती है, तो इधर हम 2 लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रोज़ की तादाद होती है, तो 3/2 जो है इसका ऑर्डर आ जाएगा, और इसको स्टेटमेंट की सूरत में कैसे लिखेंगे, अब मैट्रिक्स ई जो है हैज़ 3 रोज़, 3 रोज़ रखता है और 2 कॉलम रखता है। ठीक है, सो इट्स ऑर्डर इज़ 3/2। तो ये हमारा इसका स्टेटमेंट की फॉर्म में हमने इसे लिख लिया। ठीक है, तो ई भी हो गया। ई के बाद आगे एफ़ की तरफ चलते हैं। तो ये आ गया एफ़, इसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले रोज़ की तादाद लिखी जाती है, तो यहाँ पे रोज़ लिखा, उसके बाद कॉलम्स की तादाद लिखी जाती है, तो यहाँ पे कॉलम्स लिखा, उसके बाद जो है पैटर्न लिखा जाता है डैश, और यहाँ पे बाय और फिर डैश। ठीक है, तो रोज़ कितनी तादाद है, एक ही रो बन सकती है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे रोज़ की तादाद 1, कॉलम कितना है, तो एक ही कॉलम बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसकी तादाद 1, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1/1। ठीक है, तो यहाँ स्टेटमेंट की फॉर्म में क्या लिखेंगे, तो स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे मैट्रिक्स एफ जो है हैज़ 1 रो एंड 1 कॉलम, 1 रो और 1 कॉलम रखता है, सो इट्स ऑर्डर इज़ 1/1। ठीक है, तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा, इसे आप मिटा दीजिएगा। ठीक है, ये रफ अमल होता है। तो एफ़ भी हो गया। एफ़ के बाद जो है जी की तरफ चलते हैं। जी में क्या लिखेंगे, सबसे पहले रोज़ कितनी है इसमें, तो यहाँ पे लिख लेते हैं रोज़, उसके बाद कॉलम्स कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम्स लिख लेते हैं, उसके बाद पैटर्न क्या होता है इसका, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो रोज़ कितनी है, 1 2 3
3 रोज़ हैं तो आप यहाँ पे लिख लो 3। उसके बाद कॉलम्स देखें तो कितने बनेंगे 1 2 3, तो 3 कॉलम है इसके, तो यहाँ पे आप लिख लोगे 3 और इसका जो ऑर्डर हो जाएगा 3/3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो ये लिख लिया स्टेटमेंट की फॉर्म में कि मैट्रिक्स जी जो है हैज़ रखता है 3 रोज़ एंड 3 कॉलम्स, सो इट्स ऑर्डर इज़ 3/3। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जी जो है वो भी मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, लेकिन मेन चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। आप टीचर का पैटर्न जो है वो भी अपना सकते हो, लेकिन मुझे ये आसान लगा कि सिंपल उसने पूछा है तो इस तरह से बता दो। लास्ट हमारे पास मैट्रिक्स है एच के कैसे मालूम होंगे, इसके भी ऐसे ही मालूम होंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रोज़ कितनी है मैट्रिक्स में, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कॉलम कितने हैं मैट्रिक्स में, उसके बाद आपको पैटर्न आना चाहिए। ठीक है, पैटर्न आने के बाद आपका काम ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें रोज़ जो हैं वो 1 2 रोज़ हैं, तो यहाँ पे आप लिख लोगे 2 और इधर कॉलम जो है 1 2 3 लाइन्स बदल सकती हैं, तो आप यहाँ पे 3 लिख लो। तो ये क्या हो जाएगा 2/3 जो है इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ स्टेटमेंट क्या लिखी जाएगी, स्टेटमेंट लिखी जाएगी मैट्रिक्स H हैज़ 2 रोज एंड 3 कॉलम्स सो इट्स ऑर्डर इज़ 2/3। ठीक है, तो इस तरह से ये स्टेटमेंट भी लिखी जाएगी। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन आप लोगों का ख़त्म हुआ, आप लोगों को पता चल गया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो कैसे मालूम किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो देख सकते हैं आप सारे हमने मालूम कर लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, जिसको पढ़ लेते हैं एक बार। इसमें क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। जितने भी ये मैट्रिसेस आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं, इनमें से कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो आपस में बराबर हैं। ठीक है, ये आपने बताना है। जैसे ए जो है वो किसके बराबर है, एफ के बराबर है, आई के बराबर है, एच के बराबर है। ठीक है, तो आपस में कौन से दो बराबर हैं या इक्वल हैं वो आपको बताना है। लेकिन ये आप तब तक नहीं बता सकते जब तक आपको ये ना पता हो कि मैट्रिक्स जो हैं वो कब आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जब ये पता चलेगा तभी तो बता पाएंगे कि ये इनमें से कौन से आपस में एक दूसरे के बराबर हैं या इक्वल हैं। तो इसके लिए पहले एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं इक्वल मैट्रिसेस का। आपकी बुक में पिछले पेजेस पे जाएंगे एक्सरसाइज के, तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा और ये ही डेफिनेशन वहाँ पर होगी। तो इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है लेट ए बी टू मैट्रिसेस। फर्स्ट कर लेते हैं, दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिखे भी हुए हैं। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है, देन ए इज सेट टू बी इक्वल टू बी। तो ए मैट्रिक्स जो है उस वक्त मैट्रिक्स बी के बराबर होगा इफ अगर ये दो शराइत जो हैं जब पूरी होंगी, या इंग्लिश में बोलूँ तो दो कंडीशंस जो हैं जब पूरी होंगी। यानी कि कोई से दो या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स आपस में उस वक्त बराबर होते हैं जब उन सब के दरमियान ये दो शराइत पूरी हो रही हों। तो ठीक है, इन कंडीशन या शराइत को पढ़ लेते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है पहले में कि द ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, जैसे अगर दो मैट्रिक्स की बात की जा रही थी, ये दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं है, तो पहली शर्त ये होनी चाहिए कि जैसे पहला मैट्रिक्स ए है तो ऑर्डर ऑफ ए बराबर होना चाहिए ऑर्डर ऑफ बी के। ठीक है, जो भी दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होंगे उनमें एक शर्त ये होनी चाहिए कि उन दोनों के ऑर्डर जो हैं वो एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है, जैसे इधर ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, इनके ऑर्डर क्या एक दूसरे के बराबर हैं, ये हम चेक करेंगे। अगर बराबर होंगे तो फिर दूसरी शर्त देखेंगे वो भी पूरी होती है। अगर वो भी पूरी हो गई तो इट्स मीन कि आपस में बराबर हैं। क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। और दूसरी शर्त ये है कि जिन दो मैट्रिक्स के आपस में बराबरी की बात की जा रही है उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो भी बराबर होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अब कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो किसे कहा जाता है, काफ़ी बच्चों के माइंड में ये सवाल आ रहा होगा। तो एंट्रीज़ का मतलब तो आप लोगों को याद होगा, मैट्रिक्स के अंदर जो भी नंबर्स होते हैं उनको एंट्रीज़ कहा जाता है। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि दो या दो से ज़्यादा जितने भी मैट्रिक्स की आपस में बात की जा रही है उसमें एक मैट्रिक्स में, जैसे मैट्रिक्स ए के अंदर सबसे पहली जिस जगह पे 1 मौजूद है, तो दूसरा मैट्रिक्स जिसकी बात की जा रही है उसमें भी उसी जगह पे 1 मौजूद हो। ठीक है, यानी कि 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी है, ये वाली। ठीक, दूसरे मैट्रिक्स में उसी जगह वाली एंट्री जो है वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कहलाएगी। ठीक है, जैसे 4 के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी है, तो बाकी मैट्रिक्स में जैसे अगर इधर बी की बात की गई है तो इधर वाली एंट्री जो है वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगी। ठीक है, नीचे एक और
एग्जाम्पल इसमें समझाता हूँ, इसमें ये प्लस माइनस आ गया तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। इस एग्जाम्पल से कॉरस्पॉन्डिंग को समझाता हूँ। जैसे 3 के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी है, इधर वाला नंबर, ठीक है। यानी कि ये बदले हों या ना हो, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है जिस जगह पर एक मैट्रिक्स में कोई चीज़ है दूसरे मैट्रिक्स में भी उसी जगह पर जो चीज़ है उसके साथ उसका लिंक जो है बनाया जाता है उसको कॉरस्पॉन्डिंग बोला जाता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि R2 के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी है तो आप कहेंगे ये वाली एंट्री जो है 2 के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है, -1 के, तो ये आप कहेंगे ये वाली -1 के कॉरस्पॉन्डिंग है। 2 के कौन सी है तो ये, तो जिस जगह पे एक मैट्रिक्स में कोई नंबर है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब ये होगा कि दूसरे मैट्रिक्स में भी उसी जगह पर उस नंबर की बात की जा रही है, ठीक है। अब मैं मिसाल इसकी एग्जांपल्स उनको सॉल्व करूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहली शर्त दोनों के ऑर्डर बराबर होने चाहिए। दूसरी शर्त या दूसरी कंडीशन क्या है कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी बराबर होनी चाहिए। जैसे ए हमारे पास ये है, ठीक है। बी जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं, जैसे क्योंकि अभी ये थोड़ा सॉल्व होगा 2 + 1 और 4 - 2, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ थोड़ा सा तो ये हो जाएगा b = यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी 1 - 4, तो वैसे का वैसा 2 और 1 कितने होते हैं 3, तो यहाँ पे आ गया 3 और 4 में से 2 गया तो यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। तो अब ये ब्रैकेट यानी कि ये और ये एक ही मैट्रिक्स है, बस ये क्या हो गया कि ये अभी यानी कि रॉ फॉर्म में है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये असल मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। बहरहाल जैसे ये बिल्कुल ऐसी बात है, 3 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 + 1, इसमें मसला तो नहीं है, दोनों एक दूसरे के इक्वल ही हैं, तो आप लोगों को परेशान या उलझाने के लिए इस तरह लिखा है। तो अब हम देखेंगे कि मैट्रिक्स ए जो है वो मैट्रिक्स बी के बराबर है या बराबर नहीं है, ठीक है। तो पहली शर्त क्या, दोनों के ऑर्डर एक जैसे होने चाहिए। इसका ऑर्डर देखें तो क्या है, दो रोज हैं 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर है 2/2, ठीक है। इसका ऑर्डर देखें तो इसका ऑर्डर क्या है 2/2, ठीक है। तो ऑर्डर जो है वो दोनों के सेम है, तो पहली शर्त जो है वो हमारी पूरी हो गई। दूसरी शर्त देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या वो बराबर हैं आपस में, तो इधर देखिए तो इधर 1 है, तो दूसरा जिसके साथ इसको कंपेयर किया जा रहा है उधर भी उसी जगह पे 1 होना चाहिए, तो यस बिल्कुल इधर भी 1 है, ठीक है। इसके बाद इधर जो है वो 3 है, तो इसमें भी देखें इधर 3 है, ठीक है। तो इट्स मीन ये कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी आपस में बराबर है। इधर -4 है तो इधर भी -4 है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री भी आपस में एक दूसरे के इक्वल है। लास्ट रह गई 2, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो इट्स मीन के सारी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं ए और बी की आपस में बराबर है, तो इट्स मीन के ये भी कंडीशन हमारी पूरी हो गई। तो क्योंकि ऑर्डर भी बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर भी बराबर, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी बराबर हैं, तो अब हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए जो है वो इक्वल है मैट्रिक्स बी के, ठीक है। तो ये तरीका होता है किसी भी मैट्रिक्स के आपस में इक्वल होने का। दोनों में से एक शर्त भी पूरी नहीं होती तो वो बराबर मैट्रिक्स नहीं होंगे, ठीक है। नीचे 2 एग्जांपल्स और हैं, उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। जब उनको सॉल्व करूँगा तो आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। जैसे ये दोनों हैं, ठीक है। तो पहली शर्त क्या, दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, तो 2/2, 2 रोज़ 2 कॉलम है, इधर भी 2 रोज़ और सॉरी बाय लिखना है और 2 कॉलम है, ठीक है। तो पहली शर्त तो पूरी होगी। दूसरी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर होनी चाहिए, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, इधर 2 है और इधर -2 है, ठीक है। अब आप देखिए कि ये बराबर नहीं है, यानी इधर -1 है इधर भी -1 है, लेकिन इधर +2 है इधर -2 है, तो इट्स मीन के ये दोनों आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो बराबर नहीं हो रही। चारों कॉरस्पॉन्डिंग यानी जितनी इधर एंट्रीज हैं एक मैट्रिक्स में वैसी ही दूसरे मैट्रिक्स में होगा, तो सारी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर कहलाएंगी। तो लिहाजा क्योंकि सेकंड कंडीशन या दूसरी शर्त पूरी नहीं होती, इसलिए हम कहेंगे L इज़ नॉट इक्वल टू M, ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। इसी तरह तीसरी जो है एग्जाम्पल, इसको भी देख लेते हैं, आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। P और Q क्या ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं, तो पहली शर्त क्या है कि इनका ऑर्डर जो है वो चेक किया जाता है बराबर है या नहीं है। तो इसमें 2 रोज़ हैं, ठीक है, और इसमें 2 कॉलम है, तो 2/2, और इधर देखें तो इधर कितनी 2 रोज़ हैं, ठीक है, और 1 2 3 कॉलम है, तो इट्स मीन के इसमें देखें तो इसका ऑर्डर अलग है इसका ऑर्डर अलग है, तो इट्स मीन कि ये दोनों मैट्रिक्स भी आपस में इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे P इज़ नॉट इक्वल टू Q। तो इस तरह से ऑर्डर भी दोनों के एक जैसे या 2 से ज़्यादा जितने भी मैट्रिक्स की बात की जा रही है ऑर्डर्स भी सेम होने चाहिए और उनकी एंट्रीज जो हैं वो भी एक जैसी होनी चाहिए, तब
दो या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स जो हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो अपनी तरफ से कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ समझ भी आ गया होगा। अब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ये आ गया क्वेश्चन, तो देखते हैं कौन सा मैट्रिक्स किसके बराबर है। तो मैट्रिक्स ए की बात करूँ तो ए मैट्रिक्स जो है किसके बराबर है, ठीक है। तो इधर जो है एक रो है एक कॉलम है, तो ऐसा मैट्रिक्स इन सारों में देख लो जिसमें एक रो एक कॉलम हो, ठीक है। तो बी के अंदर तो दो रो हैं, इसके अंदर अगर आप देखें तो एक रो एक कॉलम है। क्यों? क्योंकि सी को अगर आप सॉल्व करेंगे तो सी इज इक्वल टू 5 में से 2 गए तो पीछे कितना बच जाता है, 3 बच जाता है, ठीक है। तो आप देखिए ए बराबर है वो भी 3 के और सी बराबर है ये भी 3 के, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप ये भी चीज़ देख लीजिएगा, कुछ मैट्रिक्स जो हैं वो अनसॉल्व हैं, जैसे ये अनसॉल्व है, इसको सॉल्व किया तो फिर इसको कंपेयर करेंगे बाकी वाले मैट्रिक्स के साथ, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ए मैट्रिक्स जो है वो सी के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे रफली लिख लेता हूँ, फिर एंड में हम यानी कि बता देंगे कि कौन सा ऑफिशियल वे से या किस तरह पैटर्न से। तो अभी हम ए बराबर है सी के, तो एक मैट्रिक्स तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद बी मैट्रिक्स देखें ये किसके इक्वल है। अगर बी मैट्रिक्स देखें तो इसमें दो रोज़ हैं, सॉरी एक रो है दो कॉलम है, या फिर एंट्रीज देख लेते हैं 3 और 5, क्योंकि ये भी तो सेम होनी चाहिए ना, दूसरी शर्त। तो अगर 3 और 5 देखें तो इसमें तो नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें देखें तो इसमें 3 और 5 नहीं, इसमें पहले 5 है और फिर 3 है, जबकि कॉरस्पॉन्डिंग में हमें पहले 3 चाहिए फिर 5 चाहिए। तो इट्स मीन के ये भी इसमें भी नहीं होगा, ठीक है। इसमें तो 3 5 हो नहीं सकते, इसमें भी नहीं हो सकते, इसमें भी नहीं हो सकते, इसमें भी नहीं हो सकते, और इसमें देखें तो आपको मिल सकता है, ठीक है। कैसे? क्योंकि आई बराबर किसके है, आई बराबर पहली एंट्री जो है वो क्या है 3, और दूसरी एंट्री क्या है 3 और 2 कितने होते हैं 5, ठीक है। तो अब आप इसको इससे मिला सकते हैं कि बी और आई जो है वो आपस में एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। इसके अलावा जे तो है वो बिल्कुल ही अलग है। तो बी और आई जो है इसको इक्वल कर देते हैं एक दूसरे के, तो बी इक्वल आ गया आई के, ठीक है। उसके बाद सी को देखें तो सी तो ए के बराबर था, इसके अलावा कोई एक यानी कि एक रो एक कॉलम वाला मैट्रिक्स नहीं है, तो सी छोड़ देते हैं। डी में देखें 5 और 3 किसी में है, तो 5 और 3 इसमें तो नहीं है, ठीक है। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है 5 और 3, इसमें भी 3 5 है 5 3 नहीं है, तो ये तो किसी के साथ मैच नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसको देखते हैं 4062 ये किस में है, ठीक है। तो ऊपर तो 4062 वाली दो रो दो कॉलम वाला इधर तो कोई भी नहीं है, ठीक है। तो 4062, तो इधर देखें तो इधर भी नहीं है 4062, इधर 4062 है, ठीक है। तो ई और एच जो है वो दोनों आपस में बराबर है, और कोई आता है, ठीक है। इसको हल करके देख लेते हैं ये कितना आता है, क्योंकि ये अभी अनसॉल्व सिचुएशन में है। तो इसको मैं टाके इसको मैं यहाँ नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो 2 और 2 कितने होते हैं 4, तो यहाँ पे आ गया 4। 2 - 2 कितने होते हैं, 2 में से 2 गया, पॉजिटिव माइनस एक दूसरे को कैंसिल करेगा 0। 4 और 2 कितने होते हैं 6, और 2 और 0 कितना होता है 2, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है, जे इज़ इक्वल टू इसके आ जाएगा। तो ये भी उसके बराबर हो गया। अब आप देख सकते हो 4062 4062 और 4062, ठीक है। तो ये तीनों जो हैं जे एच ई ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इन तीनों को यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि हमें पता चल गया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ई इज़ इक्वल टू एच इज़ इक्वल टू जे, यानी ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो तीनों ऐसे लिख लेते हैं। इसके बाद एफ में चलें तो 2 और 6 है, ठीक है। 2 और 6 ऊपर देखें तो यहाँ पे भी नहीं है 2 और 6, ऊपर 3 तो नहीं है, इधर भी नहीं हो सकता। नीचे चलें तो इसमें देखते हैं 3 में से 1 गया, यानी जी को यहाँ पे लिखूँ तो 3 में से 1 गया कितना हो गया 2, और 3 और 3 कितने होते हैं 6, तो यस जी इक्वल हो सकता है। एफ और जी जो है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। तो बाकी 2 और 6 नीचे तो कहीं नहीं है, तो एफ और जी जो है एक दूसरे के इक्वल हैं, तो यहाँ लिख देते हैं एफ और जी, ठीक है, ये दोनों बराबर हो गए। इसके बाद आगे अगर चलें तो जी तो हो गया, एच भी हमने देख लिया, आई भी हमारा इस्तेमाल हो गया, यानी कि ये किसके बराबर नहीं है, और जे भी हमारा ऊपर इस्तेमाल हो चुका जो भी इसके बराबर था। तो इट्स मीन के ये सारे मैट्रिक्स जो हैं एक दूसरे के इक्वल हैं, जिनको आप ऑफिशियल वे से या सॉल्व आप इसको कैसे मेंशन करोगे अपनी नोटबुक पे, आप इसको ऐसे मेंशन कर दोगे कि मैट्रिक्स ए, सॉरी मैं इसको कलर ले लेता हूँ, मैट्रिक्स ए एंड सी आर इक्वल, और फिर लिख दोगे ए इक्वल टू सी। फिर उसके बाद लिख देंगे मैट्रिक्स बी एंड आई आर इक्वल, तो बी इक्वल टू आई। उसके बाद आप क्या लिखोगे, मैट्रिक्स ई एच एंड जे आर इक्वल, फिर ऐसे मेंशन कर दोगे। उसके बाद एफ एंड जी आर इक्वल एफ जी। तो इस तरह से ए बी सी डी करके इसको अरेंज कर देना ज़्यादा बेहतर लगेगा। बाकी
मेरा काम आपको कॉन्सेप्ट देना है, आपके टीचर्स जो हैं वो भी इसको बता सकते हैं कि कैसे लिखना चाहिए। ऐसे भी लिख देंगे तो काम तुम्हारा हो गया सॉल्व, लेकिन अच्छा तरीका ये है कि ऐसे करके लिख दो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगले की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसको पढ़ लेते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी डी। आपने ए बी सी डी की वैल्यूज़ मालूम करनी है जो कि इस इक्वेशन के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, और विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। वो जो ए बी सी डी की वैल्यूज़ मालूम करेंगे, उन वैल्यूज़ को अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो जो ए बी सी डी की वैल्यूज़ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब सही साबित करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी सी डी की वैल्यूज़ मालूम करनी है। ये क्वेश्चन में आसान लफ्ज़ों में बताया जा रहा है। ठीक है, तो ए बी सी डी की वैल्यूज़ मालूम कैसे करेंगे। वैल्यूज़ मालूम करने के लिए सबसे पहले तो लिखा जाता है सोल्यूशन, तो हम यहाँ पे सोल्यूशन लिख देंगे। अब उसके बाद हम क्या करें, कहाँ से क्वेश्चन शुरू करें, तो देखिए इनके दरमियान में इक्वालिटी का साइन है। और आपने अभी पिछले क्वेश्चंस में क्या बात पढ़ी है कि दो मैट्रिक्स उस वक्त बराबर होते हैं, यानी दो शर्त होती है ना, दो कंडीशंस होती हैं। एक तो उनका ऑर्डर एक जैसा हो, तो इनका ऑर्डर तो एक जैसा ही है। ठीक है, दो रोज़ इधर हैं, दो रोज़ इधर हैं, दो कॉलम इधर हैं, दो कॉलम इधर हैं। और साथ में दूसरी शर्त ये होती है इक्वल मैट्रिक्स के लिए कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो भी बराबर होती है। जैसे ये एंट्री जो है अभी हमें पता नहीं है ए प्लस सी किस नंबर के बराबर है, लेकिन जिसके भी बराबर होगा वो यानी कि इसके इक्वल ही होगा। ठीक है, इसी तरह ए प्लस टू भी जो है वो इसके इक्वल ही होगा। ठीक है, ऐसा क्यों मैं कह पा रहा हूँ, ये एंट्री जो है इसके बराबर होगी, इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि इक्वालिटी का साइन है। इक्वालिटी के साइन में कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो बराबर होती हैं। तो इस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए हम ए बी सी डी की वैल्यूज़ मालूम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री ये है तो ए प्लस सी इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद मैं लिख सकता हूँ ए प्लस 2 भी किसके इक्वल होगा, -7 के। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ ए, ठीक है, प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7। ठीक है, इसी तरह c-1 जो है 3 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा c-1 इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, इसी तरह 4d-6 जो है वो 2d के इक्वल होगा, तो 4d-6 इज़ इक्वल टू 2d। ठीक है, तो ये चार इक्वेशंस जो हैं वो बन गई। क्यों बन गई, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में बराबर है। तो इन इक्वेशंस की मदद से हम अपने ए बी सी डी की वैल्यूज़ मालूम कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, इनके नाम रख देते हैं ताकि इन इक्वेशंस को इस्तेमाल करें तो पता चले चेक करने वाले को कि किस इक्वेशन की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसे इक्वेशन नंबर 4। तो चार इक्वेशंस थी, चार इनको नाम दे दिए। अब हम जो है कैसे मालूम करेंगे, तो देखिए सबसे पहले जो है सी, यानी कि अगर इस इक्वेशन की मदद से कुछ मालूम करें तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर ए की वैल्यू भी हमें नहीं पता, सी की वैल्यू भी हमें नहीं पता। बी इक्वेशन की मदद से हम कुछ मालूम कर सकते, नहीं मालूम कर सकते, क्योंकि हमें ए की वैल्यू भी नहीं पता, बी की वैल्यू भी नहीं पता। तो क्या सी इक्वेशन की मदद से हम कुछ मालूम कर सकते हैं? यस, बिल्कुल, क्योंकि इसमें -1 है, -1 इक्वेशन के दूसरी साइड पर जाएगा तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और ठीक इसी तरह डी की वैल्यू भी इससे मालूम कर सकते हैं। तो हम ऐसे करते हैं, पहले सी की वैल्यू मालूम कर लेते हैं और फिर सी की वैल्यू मालूम करने के बाद आगे देखेंगे क्या करना है। तो सी की वैल्यू मालूम करने के लिए मैं इक्वेशन नंबर 3 जो है उसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट में लिख कर बता दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 3। तो ये मैंने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है, c-1 इज़ इक्वल टू 3। तो -1 जो है यानी इधर 1 माइनस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, उलट जाएगा साइन, इसका बदल जाएगा, +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 1। तो c किसके इक्वल आ गया, c इक्वल आ गया 4 के। तो ये आ गई हमारे पास c की वैल्यू। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें इस c की वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सॉल्व करूं, ठीक है, यानी c की वैल्यू इधर पुट कर दूंगा तो मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कैसे आएगी मैं अभी आपको लिख के यानी सॉल्व करके बताता हूं, लेकिन उससे पहले क्या, मैं इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहा हूं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये लिख दिया मैंने फ्रॉम इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 क्या थी, a + c इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिख दूंगा a + c इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो a की वैल्यू तो हमें नहीं मालूम, वैसे का वैसे रहने देते हैं। c की वैल्यू अब हमें मालूम है, तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो पुटिंग द वैल्यू ऑफ c, लेकिन और या फिर शॉर्ट फॉर्म में पुट लिख दो। ठीक है, इससे भी समझ में आ जाएगा। तो a + c की वैल्यू हमने ऊपर अभी मालूम की है, कितनी है यहाँ पे 4। तो यहाँ पे लिख दिया 4 और इधर आ जाएगा 0। ठीक है, अब इधर 4 प्लस का है, दूसरी साइड पे जाके साइन चेंज हो जाएगा तो जाके हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो a इज़ इक्वल टू -4। ठीक है, तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई, तो c की भी आ गई, a की भी आ गई।
अब इसके बाद अगर देखें तो इस a की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर सॉल्व करें तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, क्योंकि उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, a प्लस 2b इज इक्वल टू 7। तो a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, ठीक है। इसके अंदर a की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं पुट, ताकि चेक करने वाले को पता चले कि यहाँ पे वैल्यूज पुट हुई है। तो वैल्यूज पुट a किसके इक्वल है, -4 के, तो -4 कर देते हैं। b की मालूम नहीं है तो इसको वैसे के वैसे रहने देते हैं, और इधर -7 पहले से मौजूद है। अब सॉरी यहाँ पे प्लस था, मैंने इक्वल डाल दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब इधर माइनस का 4 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 4। तो 4 को उधर ले जाते हैं, तो 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4, ठीक है। उसके बाद आगे अगर चलें तो 2b इज इक्वल टू माइनस का वैल्यू बड़ी है 7, तो माइनस का साइन आ जाएगा, और 7 में से 4 गए तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब b की वैल्यू हमें मालूम करनी है, लेकिन इसके साथ तो 2 भी है, तो 2 को कैसे ख़त्म करेंगे। तो मैथ का रूल होता है, अगर कोई चीज़ इक्वल के एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है और इसको आपने दूसरी तरफ लेके जाना है, तो वो क्या हो जाएगी, डिवाइड। इधर अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे इधर कोई नंबर पॉजिटिव हो तो दूसरी साइड पे माइनस हो जाता है, या इधर माइनस हो तो दूसरी साइड पे पॉजिटिव हो जाता है। आई होप ये चीज़ें पता होंगी। तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड, ठीक है। तो b की वैल्यू जो हो गई वो कितनी हो गई, -3 डिवाइड बाई 2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो इशारे की शक्ल में, या डेसिमल की फॉर्म में लिखना हो तो कैलकुलेटर पे 3 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो माइनस का साइन साथ है, तो 1.5 आ जाएगा। तो चाहे तो आप ऐसे लिख लो, चाहे आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लो, मर्जी है, बात एक ही है। तो हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। तो हमने जो है इसको भी इस्तेमाल कर लिया, इसको b की भी कर ली, c की भी कर ली। अब d यानी 4th को इस्तेमाल करके हम d की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फ्रॉम इक्वेशन 4 लिख लेता हूँ, क्योंकि उसी को सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 4। तो ये लिख लिया मैंने फ्रॉम इक्वेशन 4, और इक्वेशन 4 क्या है हमारे पास, 4d - 6। यहाँ पे आ जाएगा 4d - 6 इज़ इक्वल टू 2d आई थिंक है, ठीक है। तो यस 2d है। तो ये 4th इक्वेशन हो गई। अब इसके अंदर तो लेफ़्ट राइट करके हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो 4d यानी d की वैल्यूज़ एक तरफ रहने देते हैं, -6 उधर जाके क्या हो जाएगा, +6। तो ये हो जाएगा 2d + 6, ठीक है। उसके बाद d की वैल्यूज़ मालूम करनी है, तो इस d को उठा के इधर ले आता हूँ ताकि ये माइनस हो जाए और d बच जाए, ठीक है। तो पॉजिटिव d है, 2d है, इधर आके क्या हो जाएगा, -2d। तो 4d - -2d इज़ इक्वल टू 6, ठीक है। तो 4 में से 2 गया तो कितना बच गया, 2d इज़ इक्वल टू 6। फर्दर आगे चले तो d हमें अकेला रखना है, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 6 डिवाइड बाई क्या हो गया, 2, ठीक है। फर्दर आगे चलें तो 2 1 2, 2 3 6 कैंसिल हो रहा है, तो d हमारे पास जो है वो बेसिकली 3 के इक्वल आ गया। तो अब आप देख सकते हो हमने a b c d की तमाम वैल्यूज़ मालूम कर ली। तो आप कंक्लूजन के तौर पे यहाँ पे लिख दोगे, सो a इज़ इक्वल टू किसके, a इक्वल है, a जो है वो -4 के इक्वल है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे लिख दोगे -4, ठीक है। b जो है वो किसके इक्वल है, b अगर देखें तो -3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। c जो है वो किसके इक्वल है, c सबसे पहले मालूम किया था 4 के इक्वल है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 4, और d की वैल्यू तो ऊपर नज़र आ रही है, तो यहाँ पे एंड लिख के d इज़ इक्वल टू 3। तो इस तरह से लास्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ तक आपने किया सॉल्व। तो इट्स मीन के बस इतना ही आप क्वेश्चन करिएगा। लेकिन अब वो जो शुरू में बात बता रहा था कि विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन, ए बी सी डी की वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो फिर ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर नज़र आएंगे, ठीक है। जिसका मतलब इसने ए बी सी डी की वैल्यूज़ ने इसे सेटिस्फाई किया। तो मैं ये भी करके दिखा देता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, ये क्वेश्चन जो है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद जो है नीचे पेस्ट करके इसमें ए बी सी डी की वैल्यूज़ जो है वो पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया पेस्ट, ठीक है। पेस्ट होने के बाद इसमें वैल्यूज़ पुट करूँ तो ए बी सी डी की वैल्यूज़ ऊपर नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो a + c यानी कि यहाँ पे मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स आ गया a + c, a की वैल्यू -4, c की वैल्यू +4। a की वैल्यू जो है वो कितनी है, -4, ठीक है। यहाँ पे आप ऊपर देखते रहिएगा साथ साथ आवाज़ सुन के। b की वैल्यू कितनी है, -3 डिवाइड बाई 2, तो -3 डिवाइड बाई 2 आ गया, ठीक है। नीचे जो है c की वैल्यू कितनी है, 4 -1, और 4d की वैल्यू कितनी है, 3, और -6 ए ब्रैकेट क्लोज इक्वल इधर कितना है, 0 -7 3 2, d की वैल्यू कितनी है, d की 3 है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 3, ठीक है। और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक है। आगे अगर चलें तो -4 और +4 0,
4 में से 1 गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। इसके बाद इधर चलें तो 2 2 से कैंसिल, और -4 और -3 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा -7, और 4 3 द 12 में से 6 गए तो पीछे कितने बच जाएंगे 6। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स हो गया। दूसरा मैट्रिक्स देखें तो वो किसके इक्वल है, उसमें भी 0 -7 3 और 3 2 द 6। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि ABCD की वैल्यूज़ ने इनको सेटिस्फाई किया कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। अब हम देख सकते हैं, तो ये वो सेकंड पार्ट में जो सेटिस्फाई वाली लाइन बोल रहा था, तो उसका मतलब ये था। ठीक है, इसको मिटा देते हैं यहाँ से, आपके इल्म में आ गई ये बातें, बस क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो गया। तो इस तरह से पहला यानी कि एक्सरसाइज जो है वो मुकम्मल हुआ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, कुछ गलती हो गई हो, कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए माफ़ करिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।